हाय फ्रेंड्स, आई एम देव मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मिश्रा रिसर्च सेंटर। तो आज ये हमारा केमिस्ट्री का सेकंड वीडियो है और आज हम बात करेंगे पदार्थ के बारे में, यानी कि मैटर के बारे में। तो आज हम ये देखेंगे कि हमारा ये मैटर क्या है, पदार्थ। हम अपने आसपास जो भी वस्तुएं देखते हैं, जो भी चीज़ें देखते हैं, तो सिर्फ इस ब्रह्मांड में क्या पाया जाता है। देखिए, जैसे हमारा ये पूरी दुनिया हो गई ब्रह्मांड, तो जो हमारा ब्रह्मांड होता है उसमें पूरे दुनिया में क्या पाया जाता है, ओनली दो ही चीज़ें पाई जाती हैं। क्या क्या? एक तो हमारा होता है मैटर और दूसरा हमारा होता है एनर्जी। दूसरा हमारा क्या होता है? एनर्जी। यानी कि हमारा एक पदार्थ होता है और दूसरा या तो ऊर्जा। तो आज हम बात करेंगे इस मैटर के बारे में कि हमारा मैटर हमारा क्या है, पदार्थ क्या है। तो चलिए देख लेते हैं हमारा कि मैटर क्या है। तो देखिए, हम कोई भी वस्तु यानी पदार्थ वही सेम है। तो जो भी वस्तुएं हम देखते हैं वो सब क्या होती हैं, पदार्थ। लेकिन अगर डिफिनीशन की बात की जाए कि आखिर हमारा पदार्थ होता क्या है, पदार्थ की हमारी डिफिनीशन क्या होगी, तो चलिए देख लेते हैं। ऐसी वस्तुएं क्या, ऐसी वस्तुएं जिन्हें हमारी ज्ञानेंद्रियां आप समझ रहे हैं, जैसे कि हमारी आंख, कान, नाक, तो हमारी ज्ञानेंद्रियां स्पर्श, क्या स्पर्श यानी कि क्या मतलब हुआ हमारा, टच कर सकती हैं। स्पर्श या अनुभव कर सकती हैं। क्या कर सकती हैं? स्पर्श या अनुभव कर सकती हैं। तथा अगर दूसरा पॉइंट हम बात करें, ये तो एक हमारा पॉइंट हो गया कि ऐसी वस्तुएं जिन्हें हमारी ज्ञान इंद्रियां स्पर्श या अनुभव कर सकती हैं, वो क्या हमारा होगा, मैटर। जैसे कि हमारा ये मार्कर है, मार्कर को हम स्पर्श कर पा रहे हैं, ये भी एक हमारा क्या होगा, मैटर होगा, एक पदार्थ होगा। जो भी चीजें हमें दिख रही, कुछ भी सामने दिख रहा, वो सब क्या कहलाएगा, हमारा मैटर कहलाएगा। चलिए उसका सेकंड पॉइंट में अगर जानना चाहें कि सेकंड पॉइंट और कुछ दूसरी डिफिनेशन की बात करें तो क्या होगी, तो दूसरी जैसे ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। अगर सेकंड पॉइंट की बात करूं मैं, दूसरा पॉइंट, तो दूसरा पॉइंट ये है हमारा कि ऐसी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, क्या करती हैं, जो स्थान घेरती हैं, जिनमें भार होता है, भार यानी वो भारी होती हैं, वजन होता है उसमें, जिनमें भार होता है, तथा जो आकर्षण या पूरा कहें तो आकर्षण बल का गुण रखती हैं। क्या कहलाती हैं? पदार्थ। क्या कहलाती हैं? पदार्थ कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर देखना चाहें तो जैसे कि हम बात करते हैं मार्कर, जैसे मैंने क्या कहा, मार्कर। तो ये हमारा मार्कर क्या है, एक पदार्थ है, एक मैटर है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ वजन जरूर है, भार है। दूसरा, जैसे इसमें आकर्षण बल का, अगर हम इससे छोड़ेंगे तो ये नीचे जरूर गिरेगा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, आकर्षण बल। वही तो आकर्षित होती है जमीन की तरफ, तो ये इसमें हमें आकर्षण बल भी मिल गया। तथा जो वस्तु स्थान, अब हम ऐसे रख रहे हैं तो इस स्थान भी घेर रही है। और पहले पॉइंट की बात करें
तो इसे हम अपनी ज्ञान इंद्रियों द्वारा स्पर्श भी कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो अगर ये हमारा क्या हुआ, एक मैटर हुआ। चलिए सेकंड देख लेते हैं। कोई भी वस्तु आप उठा लीजिए, जो भी आपके सामने दिख जाए, कुछ भी। चलो मान लेते हैं डस्टर। डस्टर भी जो हमारा होता है वो भी वही करेगा, स्थान घेरेगा, आकर्षण का गुण रहेगा उसमें, और वह हमारी पदार्थ क्या होगी, जिनमें भार होता है, आकर्षण बल होता है, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे मैटर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मैटर, यानी कि पदार्थ कहलाती हैं। चलिए अब बात करते हैं आगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थों का वर्गीकरण। हमें पदार्थ ये जो हुआ, इस पदार्थ को हमें कितने भागों में बांटा गया है उसके बारे में हम चलिए देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए जो हमारा मैटर होता है उस मैटर को कैसे बांटा गया है उसके बारे में देख लेते हैं। तो डालेंगे यहाँ पे हेडिंग डालेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जिसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ का वर्गीकरण। अब पदार्थ का वर्गीकरण क्या कैसे किया गया है, तो जो हमारा पदार्थ का वर्गीकरण किया गया है इसको दो आधार पे किया गया है। अब वो दो आधार कौन कौन से देख लेते हैं। दो आधार पे किया गया है। एक तो हमें किस में किया गया है, भौतिक आधार पर। किसके आधार पर, भौतिक आधार पर। और दूसरा जो हमारा किया गया है वो रासायनिक आधार पर। रासायनिक आधार पर। जो हमारा भौतिक आधार है उसे हम फिजिकल भी बोलते हैं। जरूर नोट करते जाएंगे, आपको आगे बहुत महत्वपूर्ण होगा इंग्लिश जानना। और जो रासायनिक होता है उसे हम केमिकल बोलते हैं। देखिए तो जो भौतिक आधार पर यानी कि फिजिकल में बांटा गया वो ओनली कितने पार्ट में बांटा गया है, तीन मुख्यतः बांटा गया है। किसमें, तीन। अब वो तीन हैं कौन कौन से। पहला हमारा होता है सॉलिड। क्या होता है हमारा, सॉलिड, जिसको हम बोलते हैं ठोस। क्या बोलते हैं, ठोस। दूसरा हमारा होता है लिक्विड, जिसको हम बोलते हैं द्रव। क्या बोलते हैं, द्रव। ध्यान देना कि ये हमारा द्रव नॉट इक्वल टू द्रव्य। द्रव और द्रव्य में फर्क है। ये जो हमारा द्रव्य होता है यानी कि पदार्थ ही है को दूसरे नाम से बुलाया जाता है द्रव्य, लेकिन ये जो द्रव है वो द्रव्य की एक अवस्था है, द्रव। तो ध्यान देंगे इस बात में, कंफ्यूजन नहीं उत्पन्न करेंगे। देखिए फिर उसके बाद जो थर्ड हमारी होती है वो होती है गैस। क्या होती है, गैस। उसके बाद बात करते हैं हम केमिकल की। रासायनिक आधार पर कितने वर्ग में बांटा गया है। तो रासायनिक में हमें ओनली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। जो हमारा पहला होता है वो होता है प्योर सब्सटेंस। क्या होता है, प्योर सब्सटेंस, यानी कि शुद्ध पदार्थ। क्या बोलते हैं, शुद्ध पदार्थ। उसके बाद जो हमारा सेकंड पार्ट बांटा गया है वो हमारा होता है मिक्सचर। क्या होता है, मिक्सचर, जिसे हम बोलते हैं मिश्रण या अशुद्ध पदार्थ। आप लिखना चाहें तो अशुद्ध पदार्थ भी डाल सकते हैं, यानी कि मिक्सचर। मिक्सचर यानी मिश्रण या तो अशुद्ध पदार्थ। उसके बाद ये जो हमारा प्योर सब्सटेंस है, इस प्योर सब्सटेंस को भी डिवाइड किया गया। कितने पार्टों में डिवाइड किया गया, ओनली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। और 2 पार्ट हैं कौन कौन से। तो पहला जो हमारा पार्ट है इसका देखेंगे, जो हमारा पहला पार्ट है वो है एलिमेंट्स। क्या है, एलिमेंट्स, जिसको हम बोलते हैं तत्व। क्या बोलते हैं, तत्व। दूसरा जो हमारा पार्ट है वो क्या है, कंपाउंड। क्या है, कंपाउंड, जिसको हम बोलते हैं यौगिक। एक सेकेंड, उधर नहीं लिखते हैं, उधर की जगह डिस्टर्ब हो जाएगी। क्या हो जाएगा, यौगिक। क्या हो जाएगा, यौगिक। उसके बाद
अब बात करते हैं हम मिक्सचर की, कि मिक्सचर को भी क्या पार्ट में डिवाइड किया गया? तो जी हाँ, मिक्सचर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 2 पार्ट में। वो 2 पार्ट कौन कौन से होंगे? देखिए, अब हम मिक्सचर को कुछ इस तरीके से कर लेते हैं जिससे कि हमारी अच्छे से सारणी बन जाए, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी शायद लिखने में, इसलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। जब हमारा पहला होगा, क्या हमारा जो पहला होगा, वो पहला हमारा क्या है? होमोजीनियस। क्या है हमारा? होमोजीनियस। जिसे हम बोलते हैं समांग या समांगी मिश्रण। क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण। और जो हमारा दूसरा पार्ट है, तो दूसरा हमारा है हेट्रोजीनियस। क्या है? हेट्रोजीनियस। जिसे हम बोलते हैं विषमांग या विषमांगी मिश्रण। क्या बोलते हैं? विषमांग या विषमांगी मिश्रण। उसके बाद अब ये जो हमारा एलिमेंट है, एलिमेंट को भी पार्टों में डिवाइड किया गया। अब ये जो एलिमेंट है, एलिमेंट को कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है? तो ये देखेंगे, इसको भी हमें 3 पार्टों में डिवाइड किया गया। पहला पार्ट जो हमारा है वो क्या है? मेटल। क्या है? मेटल, जिसको हम बोलते हैं धातु। क्या बोलते हैं? धातु। उसके बाद जो हमारा सेकंड पार्ट है वो है नॉन मेटल। क्या है? नॉन मेटल, यानी कि अधातु। और जो थर्ड पार्ट है हमारा, तो थर्ड हमारा क्या है? मेटालॉइड। क्या है हमारा? मेटालॉइड, यानी कि उपधातु। क्या होते बोलते हैं इसको? उपधातु। अभी इनके बारे में सारी डिटेल हम आगे जानेंगे। अभी ओनली इसको आप एक बार स्ट्रक्चर को इसको तैयार कर लीजिए। इसके आगे की जो भी जानकारी, अभी इनके सभी के बारे में हम थोड़ा थोड़ा करके जानेंगे। क्यों? क्योंकि हमने बताया कि हम एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। ये हमारा जो बैच चल रहा है एकदम बेसिक से चलेगा, बेसिक टू एडवांस। तो चलिए इसको नोट कीजिए। आप अगर नोट नहीं कर पा रहे हैं, लेट लगता है, तो आप वीडियो को पॉज कर करके नोट कर लीजिए। चलिए उसके बाद हम आगे देखते हैं। तो चलिए हम पहले आगे देख लेते हैं। बात करते हैं स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर यानी कि पदार्थ की अवस्थाएं। क्या बात करते हैं? पदार्थ की अवस्थाएं। अब पदार्थ की अवस्थाएं क्या हैं? देखिए, स्टेट ऑफ मैटर्स हमारा क्या है ये देख लेते हैं कि पदार्थ की जो हमारी क्या है अवस्थाएं क्या हैं। तो जो हमें पदार्थ को फिजिकली रूप में बांटा गया वही हमारी पदार्थ की क्या कहलाती हैं? अवस्थाएं, यानी कि स्टेट ऑफ मैटर कहलाता है। तो देखिए, किसी भी पदार्थ की अवस्था उसके अंतराण्विक बल के कारण, जो किसी भी पदार्थ की अवस्था उसके अंतराण्विक बल के कारण निर्भर करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि अंतराण्विक बल होता क्या है? ये जो हमारे अंतराण्विक बल होता है वो क्या होता है? तो देखिए, जो भी हमारा पदार्थ होता है उसके जो अंदर अणुओं, ये जैसे हमारा पदार्थ है इसके अंदर अणु होते हैं,
तो इस जैसे ये अणु ये हो गया, एक अणु ये हो गया, तो इन दोनों अणुओं में के बीच का जो बल होता है वही क्या कहलाता है? अंतराण्विक बल कहलाता है। उसके बाद देखते हैं कि पदार्थ को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। अभी आपने देखा उसको फिजिकली कितने भागों में बांटा गया था? 3 भागों में बांटा गया है। तो देखिए सबसे पहला देख लेते हैं, पहला नंबर, हमारा पहला नंबर कौन सा है? ठोस, यानी कि हमारा सॉलिड। अभी हमारा ठोस अवस्था क्या है? सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं? ठोस अवस्था। तो देखिए पदार्थ की ऐसी अवस्था, पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसमें पदार्थ का आयतन व आकार दोनों निश्चित होता है। क्या होता है? दोनों निश्चित होता है। उसे ठोस अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे ठोस अवस्था कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसके ठोस के कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे। जैसे कि पहला हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि लोहा। लोहा क्या है? हमारा एक ठोस पदार्थ है। क्यों? लोहा का मान लीजिए सपोज दैट ये लोहे का होगा, तो इस लोहे का जो आकार है जैसा होगा वैसा ही रहेगा, ऐसे दबाने से कुछ बदलेगा नहीं, इसको प्रेस करने से। उसके बाद जैसे इसका हमारा वजन 100 ग्राम है। क्या है? 100 ग्राम है इसका वेट, तो ये 100 ग्राम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। यानी कि इसका आयतन जो है वो चेंज नहीं होता है। आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं, वो क्या कहलाता है? ठोस कहलाता है। देखिए जैसे कि तांबा, ये भी हमारा क्या होता है? ठोस होता है। उसके बाद जैसे करते हैं पत्थर, लकड़ी, इस तरह से आप लोग बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं इत्यादि। चलिए इसके बाद हम देखते हैं पदार्थ की दूसरी अवस्था हमारी क्या है? द्रव अवस्था। क्या है हमारी? द्रव अवस्था, जिसे हम बोलते हैं लिक्विड। चलिए देखते हैं कि हमारा लिक्विड है क्या। तो देखिए पदार्थ की ऐसी अवस्था, क्या? पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसका आयतन तो निश्चित होता है। क्या होता है? हमारा जो आयतन होता है वो निश्चित होता है, लेकिन हमारी कंडीशन भी लग गई। क्या हो गया? कंडीशन हमारी लग गई। क्या कंडीशन? लेकिन आकार अनिश्चित होता है। आकार अनिश्चित होता है। देखिए उस एक पॉइंट और लिख लेंगे कि उसे जिस बर्तन में रखा जाता है, जिस बर्तन में रखा जाता है वह उसी का आकार, या वह उसी बर्तन का आकार
ग्रहण कर लेता है। द्रव अवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है? द्रव अवस्था कहलाती है। अब देखिए एग्जाम्पल अगर इसके देखें तो जैसे हम बात करते हैं दूध, क्या देखते हैं? दूध। अब दूध क्या है? जैसे आप लोग देखते होंगे कि अगर इस ग्लास में भरा हुआ है दूध और इतना है, और मान लीजिए ये कितना है? 250 ml है, तो अभी किसके आकार का रहेगा? ग्लास के आकार का, लेकिन है कितना? 250 ml। उसके बाद जब हम इसे एक बाउल यानी कि कटोरे में भरते हैं तो क्या होता है? ये कटोरे के जैसा हो जाएगा, उसका कटोरे का आकार हो जाएगा, लेकिन रहेगा कितना हमारा? 250 ml ही, कम ज़्यादा नहीं होगा। होगा क्या? अगर आप 1 लीटर दूध नाप कर दूसरे बर्तन में डालेंगे तो क्या उसका 2 लीटर बदल जाएगा या आधा लीटर हो जाएगा, कम हो जाएगा? नहीं, वो हमारा आयतन जो उसका होता है लिक्विड का वो सेम होता है। और एग्जांपल जैसे हम लिखना चाहें, तेल हो गया हमारा, उसके बाद आगे हो गया, लिख लेते हैं, आप लोग लिख लेंगे इत्यादि। चलिए देखते हैं पदार्थ की तीसरी अवस्था के बारे में। तो चलिए तीसरी अवस्था देखिए कौन सी है हमारी। तीसरी अवस्था हमारी है, क्या है? गैस। गैस। अब ये गैस अवस्था क्या होती है इसके बारे में देखिए। तो पदार्थ की ऐसी अवस्था, पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसमें पदार्थ का आकार व आयतन, पदार्थ का आकार व आयतन दोनों अनिश्चित रहता है। क्या रहता है? इसमें दोनों अनिश्चित रहता है। इसे जिस बर्तन में रखा जाता है, क्या किया जाता है? इसे जिस बर्तन में रखा जाता है यह उसी बर्तन का आकार व आयतन ग्रहण कर लेते हैं। क्या होती है? ग्रहण कर लेती है। गैस अवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है? गैस अवस्था कहलाती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि आप देखेंगे एलपीजी गैस। कौन सी गैस? एलपीजी गैस, जो हम लोग खाना बनाने में यूज करते हैं सिलेंडर में। तो आपकी चाहे 1 लीटर होगी चाहे 2 लीटर होगी, जितना बड़ा हमारा सिलेंडर होगा, इस सिलेंडर में जितनी भी ये पूरे सिलेंडर में क्या होती है? फैली होती है, यानी कि इसी का फुल आकार और इसी का आयतन ग्रहण कर लेती है। इसमें आप 15 लीटर की अगर क्षमता है तो 15 लीटर रहेगी तो भी पूरे में रहेगी, और अगर 5 लीटर रहेगी तो भी ये यहाँ से यहाँ तक पूरे में फैली रहती है। मतलब आयतन इसका ही ग्रहण कर लेती है और उसका आकार भी ग्रहण कर लेती है। इसका आयतन और आकार दोनों क्या होता है? अनिश्चित होता है। अगर इसे हम इस तरह के बॉक्स में रखेंगे तो ऐसा ही इसी का आकार और इसी का आयतन ग्रहण कर लेगी। चलिए अब बात करते हैं, एक और विशेष पॉइंट की बात कर लेते हैं। देखिए हमारा जो हमने अभी तक पढ़ा कि भौतिक आधार पर इसे कितने अवस्थाओं में बांटा गया है? 3 भागों में पदार्थ को बांटा गया है। लेकिन जो एक हमारा मेन पॉइंट है, आधुनिक समय में कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि जो पदार्थ को इनके अलावा
किनके अलावा? ठोस, द्रव और गैस के अलावा। दो और अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। दो और अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। अब वो दो अवस्थाएं हैं कौन कौन सी, तो चलिए आगे देखेंगे। तो देखिए, जो पदार्थ की हमारी चौथी अवस्था होती है, कौन सी होती है? प्लाज्मा। कौन सी होती है? प्लाज्मा। अब ये प्लाज्मा अवस्था क्या है, इसके बारे में जरूर एक बार देख लेते हैं कि प्लाज्मा अवस्था क्या है। तो देखिए, प्लाज्मा कोई अदर कहीं से और नहीं आई है, ये हमारी जो हमारी गैस अवस्था होती है उसी का एक रूप है। देखते हैं कैसे कि देखिए, जब गैसीय अवस्था में, जब गैसीय अवस्था में पदार्थ को और अधिक ऊर्जा, या कहते हैं उसे ताप, दिया जाता है, और अधिक ऊर्जा दिया जाता है, तो वह पदार्थ प्लाज्मा अवस्था में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? प्लाज्मा अवस्था, या पदार्थ की चौथी अवस्था में बदल जाता है। पदार्थ की चौथी अवस्था में बदल जाता है। देखिए, अब ये जो हमारा प्लाज्मा होता है, क्या होता है? एक गैस ही होती है, लेकिन जब गैसीय अवस्था में उस पदार्थ को और अधिक ऊर्जा दे दी जाती है और अधिक तापमान दे दिया जाता है, तो क्या हो जाता है? प्लाज्मा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। इसे प्लाज्मा या तो पदार्थ की चौथी अवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चलिए, उसके बाद देख लेते हैं जो हमारी पांचवी है, वो पांचवी अवस्था क्या है। देखिए, जो हमारी पांचवी अवस्था है पदार्थ की, वो कहलाती है बोस आइंस्टीन संघनन। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। जिसे शॉर्ट में BEC भी कहा जाता है। ये याद रखेंगे, क्या कहा जाता है? BEC। अब देखिए, जो ये बोस आइंस्टीन संघनन है, यानी कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये हमारी पदार्थ की एक अवस्था, ये है क्या, इसके बारे में पहले जान लेते हैं। तो देखिए, जब गैस को, ये भी हमारा गैस ही है, लेकिन गैस की क्या है? एक दूसरी अवस्था बदल गई है। वो कौन सी अवस्था? देखिए, तो जब गैस को परम शून्य ताप, अब परम शून्य ताप क्या होता है आप जानते हैं? देखिए, तो इसको ब्रैकेट में डाल देंगे 0 केल्विन, या तो कहें
-273.15 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा क्या होता है, परम शून्य ताप होता है। जब गैस को परम शून्य ताप 0 केल्विन, ये हमारा 0 है और ये केल्विन, 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा किया जाता है। क्या किया जाता है, वो देखिए गैस को गर्म करने पर प्राप्त होती थी हमारी प्लाज्मा, लेकिन इसको क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है। तो हमें पदार्थ की 5वीं अवस्था प्राप्त होती है। पदार्थ की 5वीं अवस्था प्राप्त होती है। उसके बाद चलिए हम देख लेते हैं कुछ मेन पॉइंट्स, इन अवस्थाओं के बारे में देख लें। वो मेन पॉइंट्स हमारे क्या हैं वो जान लेते हैं। देखिए, पदार्थों के हम अवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं, पदार्थों की अवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन। ये हमारी हेडिंग होगी जी। चलिए देख लेते हैं तुलनात्मक अध्ययन। तो सबसे पहले हम बात करें, अब जो पदार्थ की हमारी मेन होती है वो क्या होती हैं, ठोस होती है, द्रव होता है और गैस होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, घनत्व की, क्या करें बात, घनत्व की। तो जो हमारा घनत्व होता है, तो सबसे ज़्यादा घनत्व किसमें होता है, ठोस में। अब घनत्व क्या होता है, मतलब इसके अणु क्या होते हैं हमारे, सबसे ज़्यादा पास में होते हैं। इसका अंतराण्विक बल जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है अणुओं के बीच में। उसके बाद हमारा द्रव अवस्था में होता है, किसमें होती है, द्रव अवस्था में। और लास्ट में हमारा क्या आता है, गैस अवस्था। ये तो बात हो गई हमारे घनत्व की। अब हम बात करते हैं अंतराण्विक बल की। अब अंतराण्विक बल तो आप जान ही गए हैं कि अंतराण्विक बल हमारा क्या है, जो दो अणुओं के बीच में लगने वाले बल को ही हम अंतराण्विक बल कहते हैं। तो देखिए, जो हमारा अंतराण्विक बल है वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा किस में होता है, ये भी हमारा ठोस में ही होता है। अभी जैसे मैंने बताया ना कि ठोस के जो अणु होते हैं ज़्यादा पास में होते हैं और उसके अंतराण्विक बल अधिक होता है, इसलिए उसका आकार क्या होता है, निश्चित हो जाता है। उसके बाद हमारा द्रव में होता है और सबसे कम अंतराण्विक बल किस में होता है, गैस में होता है। इसके अणु क्या होते हैं, बहुत दूर में होते हैं, इसीलिए यह जल्दी फैल जाती है। देखिए, ठोस हमारा नहीं फैलता, उसका आकार एकदम क्लियर रहता है। ये द्रव होता है तो द्रव को अगर गिराएंगे तो क्या हो जाता है, ऐसे फैल जाता है, लेकिन ज़्यादा नहीं। लेकिन गैस को अगर हम थोड़ा सा वही ओपन करेंगे तो फैल जाए। क्यों, क्योंकि इसके जो बीच में अंतराण्विक बल होता है अणुओं के बीच में वो बहुत कम पाया जाता है। इसके अणु बहुत दूर पाए जाते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा फैलता है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रसार की। किसकी बात करते हैं, प्रसार की, यानी कि फैलता कौन है, कैसे। तो सबसे ज़्यादा फैलने वाला क्या होता है, सबसे पहले गैस, उसके बाद हमारा द्रव और सबसे कम फैलने वाला हमारा क्या होता है, ठोस। क्या होता है, ठोस। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं विसरण की। विसरण क्या होता है, तो देखिए विसरण भी हमारा क्या होगा, वही होगा। तो जो विसरण होता है वो क्या होता है, वो भी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, गैस में पाया जाता है। उसके बाद द्रव में पाया जाता है, उसके बाद लास्ट में ठोस में पाया जाता है।
जो ठोस का विसरण होता है वो बहुत कम होता है, एकदम कम। उसके बाद बात करते हैं गतिज ऊर्जा की। किसकी बात करते हैं? गतिज ऊर्जा। किसमें सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा होती है? तो सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा किसमें होती है? गैस की। सबसे जल्दी यही ना फैलती है, गतिज ऊर्जा होगी तभी ना फैलेगी। फिर उसके बाद हमारा द्रव, और उसके बाद लास्ट पॉइंट हमारा क्या होता है? ठोस। क्या होता है हमारा? ठोस। अब बात करते हैं इसके अंतराण्विक स्थान की। किसकी बात करते हैं? अंतराण्विक स्थान। ये तो बल था हमारा, किसके जो अंदर अणुओं का बल होता है वो सबसे ज़्यादा किस में लगता है? तो ठोस में। उसके बाद द्रव में, फिर गैस में। अब बात करते हैं अंतराण्विक स्थान की। किसकी बात करेंगे? अंतराण्विक स्थान की। तो देखिए अंतराण्विक स्थान भी सबसे ज़्यादा गैस में पाया जाता है। मतलब इसके अणुओं के बीच का जो स्थान होता है, अगर एक अणु यहाँ है एक अणु, तो इन दोनों अणुओं के बीच का स्थान क्या कहलाता है? अंतराण्विक स्थान कहलाता है। तो जो सबसे ज़्यादा गैसों के अणुओं के बीच में स्पेस होता है, सबसे ज़्यादा गैस में होता है, फिर द्रव में होता है, और सबसे कम होता है हमारा ठोस में। देखिए ये जो मैंने पॉइंट लिखाए हैं, पहला हमारा क्या हुआ? घनत्व, दूसरा हमारा हुआ अंतराण्विक बल, फिर हमारा प्रसार, विसरण, गतिज ऊर्जा और अंतराण्विक स्थान। तो इसके बारे में हम जरूर देख लेंगे, ये हमें जो बहुत याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एक बार अगर अच्छे से देख लेंगे तो ये हमारे माइंड में सेट हो जाएगा। क्यों घनत्व? घनत्व का मतलब क्या होता है? कितना ज़्यादा एकदम घना होता है, कितना उसका निश्चित आकार बनता है। तो सबसे पहला ठोस होता है, ये ज़्यादा घना होता है। उसके बाद जो द्रव होता है, लास्ट मेरा गैस। क्यों? गैस एकदम से पूरे में फैल जाती है। अगर हम द्रव को यहाँ पे डालें 1 लीटर रूम पे तो थोड़ी दूर फैलेगा, लेकिन अगर 1 लीटर हम गैस छोड़ दें तो पूरा रूम फुल हो जाएगा। उसके बाद जब बात करते हैं जैसे कि अंतराण्विक बल, तो जो हमारा अंतराण्विक बल होता है यानी कि अणुओं के बीच का बल, तो सबसे ज़्यादा ठोस में होता है। क्यों? ये जो हमारा ठोस होता है, इसके जब एक अणुओं का अंदर ज़्यादा आकर्षण बल होता है, अधिक बल होता है, इसलिए क्या होते हैं? ये अणु एक दूसरे से क्या होते हैं? बंधे हुए रहते हैं। तो जब बंधे रहते हैं इसीलिए इसका आकार एकदम निश्चित रहता है, ये चेंज नहीं होता। सबसे ज़्यादा अंतराण्विक बल किस में होता है? ठोस में, फिर द्रव में, और सबसे कम होता है गैस में। गैस में अंतराण्विक बल कम होने के कारण ही वो इतना ज़्यादा फैलती है। उसके बाद प्रसार देखिए, तो प्रसार और विसरण दोनों क्या है? वही उसी के कारण हमारा होगा, जितना ज़्यादा अंतराण्विक बल अधिक होगा उतना ज़्यादा प्रसार और विसरण कम होगा। जितना हमारा अंतराण्विक बल कम होगा उतना प्रसार और विसरण क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। सबसे ज़्यादा गैस में पाया जाएगा, फिर उसके कम में किस में पाया जाता है? द्रव में, और सबसे अधिक किस में पाया जाएगा? सबसे कम एकदम से ठोस में पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें गैस में क्या होता है? अधिक अंतराण्विक बल नहीं पाया जाता, इसलिए इसका विसरण प्रसार अधिक होता है और इसका सबसे कम। उसके बाद विसरण हो गया। अब गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा यानी कि अणुओं की गति की बात करते हैं। तो जो इसके अणु हो करते हैं तो बहुत अधिक गति करते हैं, बहुत फास्ट करते हैं, इसलिए हमारा तुरंत फैल जाती है। इसके थोड़ा कम करते हैं, और इसका एक भी गतिज ऊर्जा बहुत एकदम कम होती है, इसलिए इसके क्या करते हैं? अणु एक दूसरे से एकदम बंधे हुए रहते हैं। उसके बाद अंतराण्विक स्थान। तो अंतराण्विक स्थान का मतलब भी हमने बताया कि क्या है? दो अणुओं के बीच का स्थान। तो जब एक दूसरे से ज़्यादा पास रहेंगे तो ज़्यादा बंधे रहेंगे। तो मतलब क्या है कि इनमें स्थान क्या होता है? बहुत अधिक होता है। इसमें फिर कम होता है, इसमें सबसे कम होता है, इसलिए इसके अकॉर्डिंग रखा गया है। अब आगे आप लोग इसको ज़रूर नोट कर लेंगे और इसको ध्यान देंगे। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए, तो अब इसके बाद हम आपसे मिलते हैं सेकंड पार्ट में। आज का वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, वैसे भी बहुत लंबा हो चुका है। अब आपसे मिलते हैं सेकंड पार्ट में।